हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग सेट थ्योरी के एक्सरसाइज को और आगे बढ़ाएंगे। क्लास 11th का सेट थ्योरी है ये। बट ये कोई भी बच्चे जो सेट को यूज़ करना चाहते हैं या किसी भी और एग्ज़ाम में सेट का कोई भी टॉपिक अगर आ रहा है तो उनके लिए बहुत ही बढ़िया वीडियो है, क्योंकि इसमें मैंने बहुत ही प्राइमरी लेवल से लेकर के सेट को और इंटरमीडिएट लेवल तक लेकर के गया हूँ, और आने वाले टाइम में इसका एडवांस लेवल भी आपको मिलेगा। तो ऑलरेडी मैंने इससे जुड़े हुए 14 वीडियोस मैंने डाल रखे हैं, 14 या 15 जहाँ तक मुझे याद है। अभी और इस पे करीब काफ़ी सारे वीडियोस और आएंगे, तो उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मैं ये नया वीडियो मैं उसके लिए बना रहा हूँ। तो इसमें मेरा पूरा टारगेट है कि मैं अभी तक जो मैंने यूनियन इंटरसेक्शन और बची हुई चीज़ें जो मैंने आपको सिखाई हैं, डिफरेंसेस वगैरह, उसका अब एप्लीकेशन प्रॉब्लम मैं लेकर के आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ कि कैसे हम लोग उसके एप्लीकेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, आज उसी को कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहला प्रॉब्लम है मेरा इसके लिए, x and y are two sets such that n of x equals to 17। तो दरअसल में बोला गया कि दो सेट है आपके पास और कुछ इस तरह से है कि n of x। तो चलिए मैं एक सर्कल बना लेता हूँ। ये हमारे पास है सेट x और एक दूसरा सेट है हमारे पास y। मैं नहीं जानता दोनों इंटरसेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसलिए मैंने अलग से बनाया है इसको। तो ये एक घर है और इस घर में नंबर ऑफ पीपल 17 हैं। नंबर ऑफ मेंबर्स इस घर में 17 हैं। तो एन ऑफ एक्स लिखने का मतलब हमारे पास नंबर ऑफ मेंबर्स आप कह सकते हैं, या नंबर ऑफ पीपल आप कह सकते हैं, कि नंबर ऑफ पर्सन कह सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कह सकते हैं। वो हमारे पास इस घर में, कौन से घर में, एक्स में 17 लोग रहते हैं। 17 चीज़ें रहती हैं, लोग रहते हैं, आप जो चाहे कह सकते हैं। एक्सक्यूज मी। और दूसरे वाले घर जो कि वाई का घर है, जो जिस घर का नाम वाई है, उसमें नंबर ऑफ पीपल जो है वो 23 हैं, 23, या नंबर ऑफ लोग 23 हैं। एन ऑफ वाई इक्वल्स टू 23। मैंने आपको पहले भी बताया, इसको कार्डिनल नंबर ऑफ एक्स कहते हैं, ज़्यादा टेक्निकल टर्म्स में। आसान भाषा में बहुत ही सिंपल है ये, कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, या नंबर ऑफ मेंबर्स है, या कितने लोग उसमें रह रहे हैं, कितने सामान उस घर में है, यही इसका मतलब है। बोला कि एन ऑफ एक्स यूनियन वाई जो है वो 38 है। n of x union y, so n of x union y equals to 38 है। आपको बोला गया है कि n of x इंटरसेक्शन y आपको निकालना है, x इंटरसेक्शन y निकालना है। ओके, तो सबसे पहले ना एक फॉर्मूला मैं आपको देता हूँ, और वो फॉर्मूला है n of a यूनियन b इक्वल्स टू n of a, और इसको मैं अभी आपको वेन डायग्राम से समझाता भी हूँ, प्लस n of b माइनस n of a इंटरसेक्शन b, ये होता है। ओके, इसको मैं आपको वेन डायग्राम से एक बार समझाता हूँ और उसके बाद मैं ये सवाल आपको बना के दिखाऊंगा। सवाल तो बहुत इजी है। ये एक हमारे पास सेट है, सेट ए, और एक दूसरा सेट है, सेट बी। सेट ए, सेट बी, दोनों में ये वाला पार्ट जो है कॉमन है। दोनों में ये वाला पार्ट कॉमन है। अगर आप ए यूनियन बी चाहते हैं, तो ए यूनियन बी का मतलब, अगर आप वेन डायग्राम के मेरे वीडियो को अगर आपने देखा होगा तो उसमें मैंने बताया है, ए यूनियन बी का मतलब ये पूरा का पूरा है, ये पूरा, ये पूरा, और बीच वाला भी, सब कुछ है। तो ए यूनियन बी में ये पूरा का पूरा ए काउंट होगा, पूरा ए, वही देखिए यहाँ लिखा हुआ है। पूरा बी काउंट भी होगा, ये भी देखिए लिखा हुआ है। लेकिन एक चीज यहाँ सब्ट्रैक्ट किया गया है, वो है ए इंटरसेक्शन बी। क्यों किया गया ये मैं आपको बताता हूँ। उसके पीछे कारण ये है कि दरअसल में जब दोनों ओवरलैप करेगा, मैं इसके लिए एक और एग्जांपल लेता हूं, नंबर्स, तो आसान रहेगा। ए एक सेट है जिसमें है 1 2 3, और बी एक दूसरा सेट है जिसमें है 3 4 एंड 5। ये दो सेट है हमारे पास। तो दोनों में कॉमन क्या है, ये मैं लिख देता हूं यहाँ पे। दोनों में अगर आप कॉमन देखेंगे तो 3 दोनों में कॉमन है। सेट ए में 1 2 3 है, तो ये रहा 1, ये रहा 2, और ये रहा 3। 3 दोनों में कॉमन है, ये है 4, ये है। अब अगर आप सोचिए कि आप अगर 3 दोनों से हटा देंगे, इंटरसेक्शन से अगर आप हटा रहे हैं, तो इसमें इंटरसेक्शन दरअसल में एक दूसरे के ऊपर है,
तो आप देख रहे हैं कि ओवरलैप हो रहा है ये, लेकिन अगर ऐसे कर देंगे तो भी तो ओवरलैप हो रहा है ना। अगर मैं ओवरलैपिंग वाला पोर्शन इसमें से भी हटा दूं और इसमें से भी हटा दूं तो बीच में पूरा खाली हो जाएगा। इसको समझाने के लिए मैं आपके सामने एक एक्सपेरिमेंट करता हूं। उसके लिए मैं वीडियो को पॉज करता हूं और मैं पेज की कटिंग में आपको ये पार्ट दिखाता हूं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये मैंने एक ना आप लोगों के लिए, ये आप देखेंगे कि दो कलर का एक बनाया है। एक ग्रीन है, फ्लोरेसेंट कलर है, और दूसरा वाला पिंक है। अगर आप देख पा रहे हो तो आप समझेंगे, एक फ्लोरेसेंट है और दूसरा पिंक है। मैं थोड़ा सा और ऊपर हो जाता हूँ ताकि आप अच्छे से देख सकें। तो ये एक पिंक कलर का है और एक फ्लोरेसेंट कलर है। मैं नहीं समझ पा रहा कि आप कितना उस कलर को पहचान पा रहे हैं वहाँ पे। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, ये फ्लोरेसेंट है और आगे वाला पिंक है। उस पर मैंने ना नंबर लिखा हुआ है 3। आप देखेंगे इस पर 3 लिखा हुआ है, और इस फ्लोरेसेंट पे भी मैंने 3 लिख दिया है। पे भी अगर आप देखेंगे, पे भी 3 लिखा हुआ है और इस पे भी 3 लिखा हुआ है। दोनों पे मैंने 3 लिखा हुआ है। ठीक? दोनों पे अलग से आपको दिख रहा होगा, दोनों पे 3 लिखा। अब जब 3 दोनों पे है तो मैंने उसको कॉमन कर दिया है ना, कॉमन। तो ये जो कॉमन वाला पार्ट है ये इंटरसेक्शन है। जैसा आप वहाँ देख रहे हैं कि वीडियो में देखेंगे कि जो बीच में है 3 वो कॉमन है। लेकिन ये जो कॉमन पोर्शन है ये इसमें भी है और इसमें भी है, दोनों में है। अगर मैं दोनों को हटा दूं, इसको भी हटा दूं और इसको भी हटा दूं, तब तो पूरा खाली हो जाएगा ना। तब तो 3 गायब ही हो जाएगा। मतलब अगर ये पूरा इंटरसेक्शन वाला पोर्शन अगर मैं हटा दूं तो ये कुछ इस तरह का दिखेगा। मैं आपको यहाँ रब कर देता हूँ। इंटरसेक्शन अगर पूरा ही हटा दूं तो ये, सॉरी, मैं एक बार इरेजर का वो चेंज, ओके, तो लेट मी ड्रॉ दिस अगेन। बना लेता हूँ और ये ऐसा है और यहाँ पे 3 लिखा हुआ था। अगर मैं इरेजर से इसको इरेज करूँ 3 को, तो ये पता है ये पूरा ऐसा इरेज होगा, और इधर से, है ना। सिर्फ 1 2 क्या बचेगा, 1 2 4 5। उसी तरह से अगर मैं यहाँ काट दूंगा तो 1 2 4 5। लेकिन ध्यान दीजिए वो जो 3 हमने इरेज किया, वो 3 इसके ऊपर से भी इरेज हो गया और इसके ऊपर से भी इरेज, तो दोनों के ऊपर से इरेज हो गया। तो दोनों के ऊपर से इरेज होना हो जाने से तो वो चीज गायब ही हो गई, वो गायब ही हो गई। दरअसल में आपको पूरा तो नहीं हटाना था। हमने क्या सीखा है कि इंटरसेक्शन में जो कॉमन चीज है उसको एक बार लिखते हैं। तो कॉमन चीज एक बार लिखते हैं तो, लेकिन यहाँ तो हमने एक बार भी नहीं लिखा। देखिए पूरी तरह से 1 2 4 5 लिख दिया, 3 तो गायब ही कर दिया। इसीलिए हम क्या करते हैं, जो कॉमन रीजन होता है ना, उसमें से एक बार सिर्फ हम 3 को हटाते हैं। तो एक बार अगर मैं ऊपर से हटा भी दूं तो भी देखिए आपको नीचे 3 लिखा हुआ दिखता रहेगा। देखेंगे अगर आपको दिख रहा होगा तो नीचे का 3 लिखा हुआ है, जबकि 3 आप ऊपर वाले में भी लिखा हुआ है। आप देखें ऊपर वाले में भी लिखा हुआ है 3, दिख रहा होगा आपको। तो 3 दो जगह लिखा हुआ है। लेकिन अगर मैं दोनों हटा दूं तो वैसा हो जाएगा जैसा मैंने वहां वीडियो में दिखाया है कि पूरी तरह से मिटा दूंगा तो पूरा 3 ही गायब हो जाएगा। लेकिन मुझे दोनों नहीं हटाना, सिर्फ एक हटाना है, एक। तो ये एक पोर्शन अगर हटा दूंगा तो भी देखिए आपको 3 लिखा हुआ दिख रहा है, ग्रीन पोर्शन पूरा दिख रहा है, और नीचे जो पिंक वाला है वो भी दिख रहा है और 3 भी दिख रहा है। यही काम हम यहाँ पे कर रहे होते हैं। तो हम दोनों नहीं हटाते। इंटरसेक्शन का मतलब जो कॉमन है तो एक हटा देते हैं, एक रख लेते हैं। इसीलिए आपको यहाँ पे दिखेगा, तो ये आपको दिखाई देगा यहाँ पे। इसीलिए आपको एक इंटरसेक्शन माइनस होता हुआ दिखेगा, दो नहीं। अगर मुझे पूरा 3 इस तरह का सिचुएशन करना होता तो मैं लिखता -2 टाइम्स ऑफ n ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। मतलब ए इंटरसेक्शन बी को इधर से भी, पीछे वाले पेज से भी और आगे वाले पेज, दोनों पेज से मैं हटा लेता, जो कि ठीक नहीं होता। इसीलिए एक बार हटाया जाता है। एक बार हटा लेंगे तो ये बिल्कुल ठीक रहेगा बिना किसी दिक्कत के। तो ये मैंने आपको फॉर्मूला समझा दिया है कि कैसे हम लोग इसके फॉर्मूले को समझते हैं। दिस इज ए इंटरसेक्शन। मुझे उम्मीद है कि ये आप समझ गए होंगे। मैं कोशिश करूंगा कि एक वीडियो पूरी तरह से इस तरह के, जिसमें कि मुझे दिखाने की ज़रूरत है, मैं पूरा आपको दिखा सकूं।
तो ए हमारे पास 1 2 3 है, बी हमारे पास 3 4 5 है, तो कॉमन हमारे पास 3 है। अब पूरा अगर आप 3 हटा देंगे तो बचेगा सिर्फ 1 2 4 5, जो कि मैं यहाँ दिखा रहा हूँ आपको। लेकिन पूरा नहीं हटाना है, एक हटाना है आपको, एक रखना है, चाहे कोई भी हटा लीजिए आप। इसलिए एक इंटरसेक्शन हटाते हैं और बचा हुआ रह जाता है। एनीवे, तो इसलिए ए यूनियन बी का ये हमारा फॉर्मूला तैयार होता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि फॉर्मूला तो तैयार हो गया, अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो बहुत इजी है, अब तो सिर्फ प्लग करना है आपको वैल्यू। आपको ए यूनियन बी दे रखा है, मतलब एक्स यूनियन वाई दे रखा है, 38 है। तो एक्स यूनियन वाई आप यहाँ पे रख देंगे 38 इक्वल्स टू एन ऑफ ए। एन ऑफ ए का मतलब 17 प्लस 23, 17 प्लस 23 माइनस ए इंटरसेक्शन एक्स इंटरसेक्शन वाई, तो एन ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई, ये आपका हो गया। 38 माइनस 17 माइनस 23 इक्वल्स टू माइनस ऑफ एन ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई। सॉल्व करते हैं इसको हम लोग। 38 माइनस 17 कितना हो जाएगा हमारे पास, आप कर सकते हैं, मैं इसी को कैलकुलेट कर देता हूँ। 38 माइनस 17 माइनस 23 इज माइनस 40 इक्वल्स टू माइनस ऑफ एन ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई। तो देख सकते हैं -2 इक्वल्स टू माइनस ऑफ एन एक्स इंटरसेक्शन वाई, माइनस माइनस कैंसिल, एक्स इंटरसेक्शन वाई की वैल्यू आपके सामने आ गई, विच इज इक्वल्स टू। मुझे विश्वास है कि ये बात आप समझ गए होंगे। फॉर्मूला से तो समझने के लिए इतना मेहनत मुझे नहीं करना पड़ता, वो तो मैं तुरंत आपको बना के दिखा सकता था। मैंने सिर्फ आपको कोशिश किया है कि वो फॉर्मूला कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, वो समझाने की कोशिश। सॉरी, किसी टेक्निकल ग्लिच की वजह से वीडियो पॉज हो गया था। इनफैक्ट पूरी तरह से शट हो गया था, मुझे दोबारा स्टार्ट करना पड़ा है। कोई बात नहीं, मैं दोनों ये सेकंड वाला जो क्वेश्चन है इसको फर्स्ट वाले के साथ मर्ज कर दे रहा हूँ, सो दैट कि आपको दिक्कत ना हो। चलिए मैं दोबारा सेकंड वाला क्वेश्चन फिर से बना देता हूँ, जो कि ऑलमोस्ट बहुत हद तक मैंने पिछले वीडियो में बना दिया था, बट वो फिर एक कंटिन्यूटी नहीं रहेगी, इसलिए मैं इसको दोबारा से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इन अ ग्रुप ऑफ 800 पीपल, टोटल हमारे पास 800 लोग हैं, 550 कैन स्पीक हिंदी। तो मतलब एक ऐसा ग्रुप है जो 550 बोलता है। एक आप समझ लीजिए कि एक हमारे पास पूरा घर है जिसमें 550 लोग रहते हैं और वो सारे के सारे हिंदी बोलते हैं। तो हम कहेंगे एन ऑफ एच, मतलब हिंदी बोलने वाले जो लोग हैं वो है 550, या फिर आप एन ऑफ एच, मतलब ये जो घर है एच, इसमें नंबर ऑफ पीपल जो हिंदी बोलते हैं वो है 550। उसी तरह से दूसरा घर भी है हमारे पास जिसमें इंग्लिश बोलने वाले लोग हैं, और वो है एन ऑफ ई इज इक्वल्स टू 450। और टोटल नंबर ऑफ पीपल इसमें बोला गया इन अ ग्रुप ऑफ 800 पीपल, टोटल नंबर ऑफ पीपल 800 है। तो मतलब ग्रुप, अब यूनियन में क्या होता है, सब लोग मिल जाते हैं, कुछ भी रहता नहीं है। तो यूनियन एन ऑफ एच यूनियन ई इक्वल्स टू 800। अब आप देखेंगे कि अक्सर ये प्रॉब्लम आती है कि बच्चे बहुत बार स्टूडेंट्स ये सवाल पूछते हैं कि ऐसा कैसे हो रहा है कि सब मिला के 800 लोग हैं और 550 हिंदी बोलता है और 450 इंग्लिश बोलता है, कुछ तो गलती है। वो अपनी जगह ठीक ही बोल रहे हो, सोच रहे होते हैं, कोई भी अगर आपकी जगह शायद मैं भी होऊंगा तो इस तरह की बातें सोच सकता हूँ। लेकिन आप ना एक बात भूल जा रहे हैं कि यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ 800 लोग हैं, उसमें से 550 अगर चलिए नंबर बहुत बड़ा है, मैं इसको क्या करता हूँ, स्केल डाउन कर देता हूँ, छोटा करता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ। इसी को आप ऐसे समझ लीजिए कि आपकी कॉलोनी में 10 लोग रहते हैं, टोटल 10 लोग हैं, और मैं बोलता हूँ कि 5 लोग ऐसे हैं जो हिंदी बोलते हैं और 8 लोग ऐसे हैं जो इंग्लिश बोलते हैं। तो आपको सुन के बड़ा अजीब लगेगा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि 5 लोग हिंदी बोलते हैं और 8 लोग इंग्लिश बोलते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? तो हो ही नहीं सकता। आप बोलेंगे टोटल नंबर ऑफ पीपल ही 10 है, कैसे हो सकता है ऐसा? आप सोच के देखिए कि जब मैंने ये कहा कि 8 लोग इंग्लिश बोलते हैं, तो क्या मैंने ऐसा कहा कि सिर्फ 8 ही लोग हैं जो इंग्लिश बोलते हैं, इसके अलावा मतलब हिंदी मतलब ये सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश ही बोलते हैं, ऐसा तो नहीं कहा। मैंने कहा ये इंग्लिश बोलते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हिंदी नहीं बोल सकते, हिंदी भी बोलते होंगे। मतलब जब पूछा जाएगा जा करके सब घर में कि अच्छा आप कौन सा लैंग्वेज बोलते हैं, तो मैं इंग्लिश बोलता हूँ। और हिंदी बोलते हैं, हाँ हिंदी भी बोलता हूँ। तो ऐसे फैमिलीज मिले जो इंग्लिश हिंदी दोनों बोलते हैं, और ऐसे फैमिलीज भी मिले जो सिर्फ इंग्लिश बोलते हैं, और ऐसे फैमिलीज भी मिले जो हिंदी बोलते हैं। तो जो हिंदी और इंग्लिश दोनों वाले हैं उनको आप क्या कहिएगा, इंग्लिश बोलते हैं। अगर आपसे कोई पूछेगा कि अगर उनसे कोई पूछेगा
आप ही से अगर कोई पूछे, अगर आप इंग्लिश हिंदी दोनों बोलते हैं, अगर मैं आपसे पूछूंगा कि क्या आप हिंदी बोलते हैं, तो आप क्या कहेंगे? नहीं नहीं, मैं नहीं बोलता। आप तो बोलेंगे कि हाँ मैं बोलता हूँ। कोई दूसरा आपसे पूछेगा कि आप इंग्लिश बोलते हैं, आप क्या जवाब देंगे? कि हाँ मैं बोलता हूँ। कल को मैं जब बोलूँगा अरे आपने मुझे झूठ बोला कि आप तो, आपने तो बोला था हिंदी बोलते हैं, तो आप मुझे क्या बोलेंगे? आपका जवाब क्या होगा? अरे यार मैंने यही तो कहा कि मैं हिंदी बोलता हूँ, ये थोड़ी ना कहा कि मैं सिर्फ हिंदी बोलता हूँ। मैं हिंदी के अलावा मुझे 10 लैंग्वेज और आती है। आपने मुझसे ये पूछा कि मैं हिंदी बोलता हूँ, मैंने कहा हाँ मैं बोलता हूँ हिंदी, और मैं बोलता हूँ, ये सच है। तो सिर्फ की बात नहीं हुई है, बात हुई है हिंदी की। उसी तरह से हिंदी और इंग्लिश न्यूज़पेपर वाले बड़े सारे ऐसे लोग होंगे जो कॉमन भी होंगे, कॉमन भी होंगे। समझ रहे हैं आप? टोटल तो 800 लोग ही है, 800 से ज्यादा नहीं है। लेकिन जो हिंदी यहाँ पे मैंने लिखा है हिंदी बोलने वाले लोग हैं, तो भाई वो तो इंग्लिश बोलने वाले भी उसमें हो सकते हैं, वो तो सिर्फ हिंदी बोलने वाले नहीं है ना। इंग्लिश बोलने वाले जो 450 है उसमें हिंदी बोलने वाले भी हो सकते हैं। ऐसा तो नहीं बोला ना सिर्फ हिंदी बोलने वाले हमें चाहिए, या सिर्फ हिंदी बोलने वालों का ये घर, ऐसा नहीं है। ओके, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसमें बोला हाउ मेनी कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। ओ देखिए वही आ गया ना कि कितने ऐसे लोग हैं जो दोनों बोलते हैं। ठीक है जी, मतलब हमें ऐसा वाला चाहिए और ऐसा वाला, लेकिन हमें कौन सा वाला पोर्शन चाहिए? ये वाला, हिंदी इंग्लिश दोनों वाला। ये वाला जो हिस्सा है ना, ये ओनली एच है। मैं इसको ब्लू से मार्क कर देता हूँ। ये वाला जो है ब्लू वाला पोर्शन, ये ओनली एच है, ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ एच में काउंट होगा। ये वाला जो हिस्सा है येलो वाला, जिसको मैं येलो से या वाइट जो भी आपको दिख रहा हो उससे जो मार्क कर रहा हूँ, ये सिर्फ इंग्लिश बोलता है, इंग्लिश। और ये वाला जो हिस्सा है जो ऑलरेडी मार्क किया हुआ है, ये वाला, दिस इज हिंदी एंड इंग्लिश बोथ। तो हिंदी एंड इंग्लिश बोथ वाले की गिनती तो हिंदी में भी होती होगी, इंग्लिश में भी होती होगी ना। ओके, तो अब हमें ये वाला कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे देखिए, हम जानते हैं एन ऑफ एच यूनियन ई इक्वल्स टू एन ऑफ एच, सॉरी, प्लस एन ऑफ ई माइनस एन ऑफ एच इंटरसेक्शन ई। एन ऑफ एच, हिंदी बोलने वाले 550 लोग हैं, इंग्लिश बोलने वाले 450 लोग हैं, और हिंदी एंड इंग्लिश दोनों बोलने वाले हमें नहीं पता कितने लोग हैं। यही तो हमें चाहिए भी, हिंदी एंड इंग्लिश बोलने वाले टोटल लोग चाहिए। और दे रखा है कि 800 लोग ऐसे हैं जो दोनों, मतलब टोटल नंबर ऑफ पीपल 800 है। आप निकाल सकते हैं, मुझे विश्वास है आगे आप निकाल सकते हैं। तो 800 माइनस इन दोनों को जोड़ेंगे 1000 आएगा, इधर कर देंगे तो आप सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा देखिए, 800 माइनस 1000 विच इज माइनस 200 इक्वल्स टू माइनस एच इंटरसेक्शन। सॉल्व करेंगे तो आएगा एच इंटरसेक्शन ई 200 है। मतलब हिंदी एंड इंग्लिश दोनों बोलने वाले हमारे पास टोटल कितने लोग हैं? 200 लोग हैं। मुझे विश्वास है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये रहा। इन अ क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट्स 24 like to play cricket and 16 like to play football। मैं इसको ऊपर कर देता हूं ताकि आप देख सकें। बोला गया इन अ क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट्स 24 like to play cricket and 16 like to play football। टोटल हमारे पास 35 लोग हैं, 35 स्टूडेंट हैं हमारे क्लास में। उसमें से 24 लाइक टू प्ले क्रिकेट एंड 16 लाइक टू प्ले फुटबॉल। ठीक है जी, क्रिकेट वालों की संख्या है, क्रिकेट वालों की काउंटिंग है 24। याद रखिएगा इन्होंने बोला है क्रिकेट खेलते हैं, इन्होंने ये नहीं कहा कि सिर्फ क्रिकेट खेलते हैं, उन्होंने कहा क्रिकेट खेलते हैं। ये फुटबॉल भी खेल सकते हैं, टेनिस भी खेलते होंगे, हमें नहीं पता। हम ये जानते हैं क्रिकेट खेलते हैं, ये बस इतना ही हमें पता है। अब क्रिकेट का मतलब आप अपनी मर्जी से सोच लें कि दूसरी चीज़ें नहीं खेलते हैं तो ये आपकी गलती है। एनीवे अब हम आगे बात करते हैं। बोला 24 लाइक टू प्ले क्रिकेट, 16 प्ले फुटबॉल। तो फुटबॉल के लिए एन ऑफ एफ ले लिया मैंने विच इज इक्वल टू 16। अब मैं सर्कल बना के नहीं दिखा रहा हूं, मैं विश्वास करता हूं कि अब आपको समझ में आ गया है।
Also, each students likes to play at least one of the two games. मतलब हर स्टूडेंट कम से कम एक गेम तो खेलता ही है, मतलब कोई ऐसा नहीं है जो गेम नहीं खेलता है, सब कोई कुछ ना कुछ खेलता है, ठीक है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल? कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो क्रिकेट एंड फुटबॉल दोनों ही खेलते हैं? तो देखिए कैसे हम लोग इसको बनाएंगे। क्रिकेट एंड फुटबॉल कितने लोग हैं जो खेलते हैं, ये पूछा गया है। दिया हुआ है क्रिकेट यूनियन फुटबॉल विच इज इक्वल टू 35, मतलब दोनों खेलने वाले 35 स्टूडेंट्स टोटल में है। दोनों खेले या नहीं खेले पता नहीं मुझे, लेकिन टोटल ऐसे हैं जो 35 स्टूडेंट्स हैं क्लास में। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। तो हम जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, n ऑफ c यूनियन f इक्वल्स टू n ऑफ c प्लस n ऑफ f माइनस n ऑफ c इंटरसेक्शन f। तो c यूनियन f is 35 equals to n of c is 24, n of f is 16, n of c इंटरसेक्शन f हमें चाहिए, तो वो हम फाइंड कर लेंगे। तो 35 minus 24 plus 16, 24 plus 16 is 40 equals to minus of n of c intersection f, that is equals to minus of, आप देख सकते हैं 5 equals to minus of c intersection f, माइनस से माइनस कैंसिल, तो आप लिख सकते हैं n of c intersection f equals to 5। मतलब फुटबॉल और क्रिकेट खेलने वाले टोटल लोग कितने हैं, 5 ऐसे लोग हैं जो फुटबॉल और क्रिकेट दोनों खेलते हैं। मुझे विश्वास है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं अगला क्वेश्चन लेता हूं आपके लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ओके, देयर आर 40 स्टूडेंट्स इन अ केमिस्ट्री क्लास एंड 60 स्टूडेंट्स इन अ फिजिक्स क्लास। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विच आर ईदर इन फिजिक्स क्लास और केमिस्ट्री क्लास इन द फॉलोइंग केसेस। बोला गया देयर आर 40 स्टूडेंट्स इन अ केमिस्ट्री क्लास एंड 60 स्टूडेंट्स इन अ फिजिक्स क्लास। तो हम बनाते हैं इसको, 40 स्टूडेंट्स इन केमिस्ट्री क्लास, सो n of 40, n of केमिस्ट्री इज 40, एंड फिजिक्स में कितना है, फिजिक्स में अगर आप देखेंगे तो दिया हुआ 60। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विच आर either in physics or chemistry classes in the following cases. The two classes meet at the same hour. This is very good question. The two classes meet at different hours and 20 students are enrolled in both physics and in both the subjects. मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ ताकि आप अच्छे से देख सकें। Now there are 40 students in a chemistry class and 60 students in a physics class. Find the number of students which are either in physics class or chemistry class in the following cases. The two classes meet at the same hour. The two classes meet at different hours and 20 students are enrolled in both the subjects. आप इसको देखिए, 1 मिनट तो ज़्यादा बोल दिया, 10 सेकेंड आप इसको देखिए, मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ, और अगर आप सोच पाते हैं तो बहुत अच्छा है, काफ़ी अच्छा प्रॉब्लम है। उम्मीद है कि आप लोगों ने सोच लिया होगा इसके ऊपर। चलिए अब मैं आपको इस पर बताता हूँ। इसमें बोला गया देयर आर 40 स्टूडेंट्स इन अ केमिस्ट्री, ये मैंने ऑलरेडी लिख दिया है, अगर आप इसको देखेंगे ध्यान से। केमिस्ट्री में 40 स्टूडेंट है, फिजिक्स में 60 स्टूडेंट है। आपसे पूछा गया फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विच आर आइदर इन फिजिक्स क्लास और इन केमिस्ट्री क्लास। इसको समझाने के लिए, इस सेंटेंस को, सिर्फ एक छोटा सा सेंटेंस को समझाने के लिए मैं आपके लिए एक एग्जाम्पल लूंगा। देखिए वो एग्जाम्पल बहुत ही बेसिक है और आप इसे तुरंत समझ जाएंगे। a इक्वल्स टू 1 2 3, b इक्वल्स टू 4 5। तो a यूनियन b में हम क्या लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6, 4 5 6, ये a यूनियन b में हमने लिख लिया ऐसा 4 5 6।
और ए इंटरसेक्शन बी में एक और भी मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पे 3 भी लिख ही लेता हूँ। ए इंटरसेक्शन बी में क्या रहेगा, ए इंटरसेक्शन बी में कुछ नहीं रहेगा, सिर्फ 3 रहेगा। अब इसको हम लोग बारी बारी से बोलते हैं, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। ए यूनियन बी को हिंदी में अगर बोला जाएगा तो बोला जाएगा, ए यूनियन बी में जो चीज़ें लिखी गई हैं उसको अगर हमें हिंदी में बोलना हो तो हम ऐसे बोलेंगे कि या तो ए में हो या तो बी में हो तो हम लिख देंगे, दोनों में हो तो भी एक बार लिख देंगे। आप इसको हिंदी में ऐसे ही बोलिएगा और क्या करेंगे। इंग्लिश में बोलेंगे तो इसी को इंग्लिश में बोलेंगे, इट वट एवर इज देयर इन ए यूनियन बी इट मस्ट बी, इट हैज़ टू बी ईदर इन ए और इन बोथ बी, और इन बोथ दोनों में हो तो भी लिखेंगे, आइदर इन ए और ईदर इन ए और इन बी, या तो ए में हो या तो बी में हो तो हम ए यूनियन बी में लिख देंगे। मुझे विश्वास है कि जो इंग्लिश मीडियम में है उनको ये बात समझ में आएगी और वो अग्री करेंगे। जो इंग्लिश के वर्ड्स को अच्छे से नहीं पकड़ पा रहे हैं फॉर सम रीज़न, वो हिंदी में मेरी बात से सहमत होंगे कि ए यूनियन बी में जो लिखा हुआ है उसको तो हम ऐसे ही पढ़ेंगे ना कि या तो वो ए में लिखा हुआ, ए में जो लिखा हुआ उसको लिख दिया मैंने ए यूनियन बी में, या तो जो बी में लिखा हुआ उसको लिख दिया। तो उनमें से कहीं पे भी मिले मैं उसको लिख दूंगा। या शब्द का मतलब यही होता है, ठीक है। या का मतलब होता है ईदर दिस और दैट, दिस इज द इंग्लिश वर्जन ऑफ इट। अगर इसको और एक एग्जाम्पल से मैं दिखाने की कोशिश करूं तो कुछ ऐसा होगा। आप अपने दोस्त को बोलते हैं, लंच वो लेकर के आए या आप भी लेकर के गए हैं, तो आप बोलते हैं कि या तो तू लंच खा ले या तो तू कैंटीन में चल के खा ले। कोई अगर कभी पार्टी देनी हो आपको और आप घर से कुछ अच्छा लेके आओ, वो बोलेगा कि चल आज पार्टी दे, तो आप कहेंगे यार तू लंच में बहुत अच्छा लेके आओ, या तो तू लंच खा ले या तो पार्टी ले ले, दो में से कोई एक काम कर ले। वो एक और प्रोपोजिशन आपको देगा कि दोनों में से कोई एक, अगर दोनों कर लें तो ये भी एक संभावना है। तो या तो ये हो जाए या तो वो हो जाए, दोनों में से कोई भी एक हो जाए तो उसकी पार्टी मान ली जाएगी, है ना। उसी तरह से यूनियन का यही मतलब होता है, या तो ये वाला हो जाए या तो वो, दोनों में से कोई भी एक चीज लिख दिया जाए। दोनों लिख देंगे, यही इसीलिए मैंने लिखा है कि 1 2 3 लिख दो या तो 4 5 6 लिख दो, और 3 कॉमन है तो एक बार तो लिख ही देंगे हम। ये हुआ हिंदी में। इंग्लिश में बोलेंगे कि इधर ए वाला पूरा लिखा जाए और बी वाला पूरा लिखा जाए, यही हुआ। इंटरसेक्शन बोलते समय हम बोलते हैं कि वी डोंट यूज द वर्ड और, इंग्लिश वाला और हिंदी वाला या इस्तेमाल नहीं होता यहाँ। और ओ के ऊपर ओ की मात्रा और र, वो वाला इस्तेमाल होगा। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि इसमें भी होना चाहिए एंड इसमें भी होना चाहिए, दोनों में जो चीज दिखेगा उसको हम इंटरसेक्शन। इंग्लिश में अगर इसी को बोलना होगा तो बोलेंगे इट मस्ट बी इन ए एंड बी बोथ, देन ओनली आई से इट इज इंटरसेक्शन। ओके, तो अब हम पढ़ते हैं जरा इसको। इसमें बोला गया है कि फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विच आर आइदर इन फिजिक्स और ईदर इन फिजिक्स क्लास और केमिस्ट्री क्लास। या तो फिजिक्स क्लास में हो या तो केमिस्ट्री क्लास में हो। तो या को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यूनियन से या इंटरसेक्शन से। यूनियन से हम या को रिप्रेजेंट करते हैं, इंग्लिश में और को यूनियन से रिप्रेजेंट करते हैं, याद रखिएगा ये बात। आप हिंदी में आप समझ लीजिए या शब्द या इंग्लिश में और शब्द, ये जो है यूनियन को रिप्रेजेंट करता है। हिंदी में और शब्द और इंग्लिश में एंड शब्द, ये हमारा इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। उम्मीद है कि ये आप समझ जाएंगे। तो इंटरसेक्शन इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, उम्मीद है कि आप ये ध्यान रखेंगे। अभी आपको इसमें बोला गया है द टू क्लासेस मीट, तो इफेक्टिवली हमें फाइंड क्या करना है, इफेक्टिवली हमें इसमें फाइंड करना है ए यूनियन बी। ये आपको फाइंड करना है, यहां से पता लग रहा है either in physics class or in chemistry class in the following cases. Now they have decided the case also, case 1 case 2। चलिए केस 1 को पहले देखते हैं हम लोग। केस 1, केस 1 में है कि द टू क्लासेस मीट एट द सेम आवर। चलिए हमें फाइंड यूनियन करना है, ये बात तो समझ में आ गया है। सो एन ऑफ ए यूनियन बी का हम फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन
मैंने आप लोगों को डिसजॉइंट सेट के बारे में इससे पिछले वीडियो में बताया है, मैं रिपीट कर देता हूं, आप घबराएं नहीं। अगर एक सेट ए है हमारे पास और एक सेट बी है, और अगर इन दोनों सेट में कुछ भी कॉमन नहीं है, देयर इज नथिंग कॉमन इन बिटवीन, तो ऐसे दोनों सेट को हम लोग डिसजॉइंट सेट कहेंगे। इफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू फाई, then these two sets A and B are called disjoint set. Remember, if A intersection B is phi, then A and B are disjoint set. ठीक है, ओके। मतलब अगर दोनों में कुछ भी, जैसे एक सेट है 1 2 3, दूसरा है 4 5 6, दोनों में कुछ कॉमन है, कुछ भी नहीं है, तो हम सेट ए को और सेट बी को डिसजॉइंट सेट कहेंगे। मतलब कोई कनेक्शन नहीं है। जॉइंट मतलब कनेक्शन, डिसजॉइंट मतलब बिल्कुल एक दूसरे से अलग। ओके, तो अब जरा देखते हैं कि अगर ए इंटर, एक और इंपॉर्टेंट बात, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, बहुत बच्चों को तो ये समझ ही नहीं आता, मोस्ट ऑफ देम को ये समझ ही नहीं आता कि ए इंटरसेक्शन बी अगर फाई है तो हम उसको लिखते हैं एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, जो लिखते हैं ये प्रोबेबिलिटी में बहुत फर्क डालेगा। एन इसको हम लिखते हैं 0। तो बहुत बच्चे ये इसी में कंफ्यूज रहते हैं कि यार ये 0, तो वो ए इंटरसेक्शन बी को भी 0 ही मानते हैं। याद रखिएगा कि ए इंटरसेक्शन बी जो है 0 नहीं होता है। ए इंटरसेक्शन बी का सेंस अलग है। ये जो 0 1 2 3 आप देखते हैं, दिस इज बेसिकली अरिथमेटिक वैल्यू ऑफ दैट फाई। हम कहते हैं कि सेट ए और सेट बी में कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब कोई भी चीज, कोई भी मेंबर आपस में कॉमन नहीं है। तो हम कहते हैं कि इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी का जो हमने एक सेट बनाया है, ए इंटरसेक्शन बी का एक दूसरा सेट हमने तैयार किया था, हमने सोचा था इसमें वो रखेंगे जो दोनों में कॉमन है। लेकिन जब दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो ए इंटरसेक्शन बी जो सेट है उसको क्या बोलेंगे हम लोग? 0 नहीं। सेट को क्या बोलते हैं? सेट को कभी सुना आपने 0 बोलते हुए? नहीं सुना है। हम उस सेट को बोलते हैं ये खाली है यार, इसमें तो कुछ है ही नहीं। और खाली सेट को कैसे लिखते हैं? एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट को कैसे लिखते हैं? ऐसे फाइल लिख के दिखाते हैं। एम्प्टी सेट को नल सेट भी कहते हैं, वॉइड सेट भी कहते हैं, याद रखिएगा। तो एम्प्टी सेट को क्या कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ये फाइल लिख करके दिखा। ठीक है, अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि उस घर में कितने लोग रहते हैं जो घर खाली है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। आपने ये दिखाया कि ये घर खाली है। घर को कैसे दिखाया कि जी ए इंटरसेक्शन बी, आपने एक नया घर बनाया था जिसका नाम था ए इंटरसेक्शन बी। उसमें बोला था कि जो जो कॉमन लोग हैं वो आके रह सकते हैं, लेकिन कुछ भी कॉमन नहीं निकला तो घर खाली रह गया। अब मैं आपसे पूछूंगा कि भाई साहब ये बताइए कि दोनों घर में, ये दोनों घर नहीं, ये जो इंटरसेक्शन वाला जो आपने घर बनाया है इसमें कितने लोग रहते हैं? तो आप क्या जवाब दीजिएगा? आप कहिएगा 5 लोग रहते हैं। तो मैं मान लूंगा कि सच में कोई 5 नाम का आदमी होगा जो रहता होगा। तब तो आप कहेंगे ना कि इसमें कोई नहीं रहता, मतलब इसमें शून्य लोग रहते हैं, 0 लोग रहते हैं। तो दरअसल n जब हम लगाते हैं तो हम उस सेट की अरिथमेटिक वैल्यू को बता रहे होते हैं या न्यूमेरिकल वैल्यू को बता रहे होते हैं कि कितने लोग यहाँ इसमें रहते हैं या नहीं रहते हैं, जो भी है। और जब हम n नहीं लगाते हैं तो हम अरिथमेटिक या न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं बता रहे होते हैं, सेट के बारे में बता रहे होते हैं। तो सेट 0 नहीं होता है कभी, सेट खाली होगा। फाई मतलब खाली, या सिंपली दो ब्रेसेस, दैट इज आल्सो फाई सेट, और सॉरी एम्प्टी सेट। तो ये दोनों में फर्क होता है। जैसे ही n लग गया मतलब अब आप उसका अर्थमेटिक या फिर कह लिए न्यूमेरिकल वैल्यू आप बता रहे हैं कि इसमें कितने लोग हैं, यही दोनों में फर्क है। एनीवे, तो अगर a इंटरसेक्शन फाई अगर मान लेते हैं डिसजॉइंट होगा तो n ऑफ a इंटरसेक्शन फाई को क्या लिखेंगे? 0। तो अब आपका सवाल होगा कि भाई ये डिसजॉइंट कैसे? आपने मान लेने से थोड़ी ना हो जाएगा। बात सही है, बिल्कुल, मेरे मानने से तो नहीं होगा। चलिए अब जरा यहाँ देखते हैं। अब हम एक इमेजिनेशन कर लेते हैं, आप लोग अपने लिए ही कर सकते हैं। इमेजिनेशन क्यों, ये तो सच्चाई भी है। मान लेते हैं 2 क्लासेस मीट एट द सेम आवर। मान लेते हैं कि एक 11 बजे से 12 बजे तक ना एक्स्ट्रा क्लास रखी गई है, और उस एक्स्ट्रा क्लास में बहुत सारी एक्स्ट्रा क्लासेस चलाई जा रही हैं 11 से 12 के बीच में। ठीक है, और उस एक्स्ट्रा क्लास में आपके स्कूल में एक क्लास, एक सेक्शन में फिजिक्स का क्लास चल रहा हो और एक सेक्शन में केमिस्ट्री का क्लास चल रहा हो। क्या आप दोनों क्लास एक साथ अटेंड कर सकते हैं? मतलब फिजिक्स अटेंड कीजिएगा तो केमिस्ट्री कर पाइएगा? नहीं। और केमिस्ट्री कीजिएगा तो क्या फिजिक्स कर पाइएगा? नहीं।
तो अगर मैं आपसे बोलूं कि फिजिक्स इंटरसेक्शन केमिस्ट्री में कितने बच्चे होंगे, तो आप क्या लिखिएगा, कितने बच्चे होंगे? 0 होंगे ना। मतलब जो फिजिक्स भी पढ़ रहे हैं एंड केमिस्ट्री भी पढ़ रहे हैं, ऐसे कितने बच्चे हो सकते हैं? होंगे एक भी? तो आप कहेंगे नहीं। तो यही लिखा है मैंने, एन ऑफ पी इंटरसेक्शन सी इज 0। अब आप कहिएगा कि ये क्यों किया आपने, इसकी क्या, ये कैसे आ गया ये? तो मैं बता तो रहा हूं, वही तो बता रहा हूं। उसमें बोला गया कि एक समय में ही दोनों क्लासेस चल रही हैं। देखिए इसमें लिखा है, टू क्लासेस मीट एट द सेम आवर। एक ही समय में दोनों क्लासेस चलती हैं। मीट मतलब दोनों एक साथ मिल जाती हैं, एक ही समय में दोनों क्लास क्लैश कर जाता है, ऐसे समझिए। आपके साथ बहुत फ्रीक्वेंटली होता होगा कि ट्यूशन का टाइम भी सेम हो गया और स्कूल और दूसरे ट्यूशन का भी टाइम सेम हो गया। ऐसा होता होगा कि मान लीजिए फिजिक्स का टाइम और अकाउंट्स का सॉरी मैथ्स का टाइम सेम हो गया, तो आपको कोई एक की तिलांजलि देनी पड़ती होगी, मतलब छोड़ना पड़ता होगा। कभी आप देखते होंगे अकाउंट्स का टाइम और मैथ्स का टाइम सेम हो गया होगा, तो एक की तिलांजलि देनी पड़ती होगी आपको, है ना। और ज़्यादातर मैथ्स वाले टीचर जो हैं वो अकाउंट्स वाले की तिलांजलि दिला देते होंगे। कोई बात नहीं, उसी के लिए मैंने सब्सटीट्यूट दिया है कि अगर तिलांजलि देनी भी पड़े तो आप देख के सीख सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आप देखिए यहाँ पे, अगर आपको ये है कि द टू क्लासेस मीट एट द सेम आवर, मतलब दोनों एक साथ ही मिलते हैं। तो मतलब जब एक साथ मिलते हैं तो कोई बच्चा जो फिजिक्स में पढ़ रहा हो केमिस्ट्री में नहीं होगा, तो गारंटी हो गया। और जो केमिस्ट्री में होगा वो फिजिक्स में नहीं होगा, मतलब दोनों का कुछ भी कॉमन पोर्शन नहीं होगा। तो जब कॉमन नहीं होगा तो क्या होगा? 0। तो उस केस में एन ऑफ ए यूनियन बी क्या हो जाएगा? एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी, ये रह जाएगा, दैट इज एन ऑफ ए यूनियन इक्वल्स टू नाउ एन ऑफ ए का मतलब यहाँ पे फिजिक्स और केमिस्ट्री से है। अब मैंने अब ए और बी लिख दिया, जबकि पहले मैंने पी और सी लिखा था। चलिए अब आगे लिख देता हूँ। ए की जगह पी, बी की जगह केमिस्ट्री कर देता हूँ, है ना। और इसकी जगह सी और इसकी जगह पी लिखा देता हूँ, क्योंकि प्लस है, आगे पीछे रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिजिक्स में कितने बच्चे हैं? देखिए 40 और 60 हैं। अब मुझे याद नहीं कि इसमें कितने हैं, बट तो हैं 40 और 60। तो एन ऑफ फिजिक्स एंड सॉरी यूनियन केमिस्ट्री इक्वल्स टू 100 स्टूडेंट्स हैं जो या तो फिजिक्स पढ़ते हैं या तो केमिस्ट्री पढ़ते हैं। मुझे विश्वास है कि ये आप समझ गए होंगे। सेकेंड पार्ट इसका लेते हैं हम लोग। द टू क्लासेस मीट एट डिफरेंट आवर्स, दोनों अलग अलग समय पे। अब आपको क्लैश नहीं करेगा किसी के साथ, किसी की क्लास छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड 20 स्टूडेंट्स आर एनरोल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट, और 20 ऐसे स्टूडेंट हैं जो दोनों सब्जेक्ट में एनरोल्ड हैं, दोनों में। तो आंसर यही मिल गया आपको कि अगर दोनों में एनरोल्ड हैं तो इंटरसेक्शन 20 हो गया। तो आप लिखेंगे एन ऑफ केमिस्ट्री इंटरसेक्शन सॉरी यूनियन, बार बार केमिस्ट्री इंटरसेक्शन लिख दे रहा हूं मैं। सो एन ऑफ सी यूनियन पी इक्वल्स टू एन ऑफ सी प्लस एन ऑफ पी माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन पी। अब बहुत ही सिंपल है, 40 प्लस 60 माइनस 20। माइनस 20 क्यों? क्योंकि केमिस्ट्री एंड फिजिक्स दोनों में 20 बच्चे इनरोल्ड हैं। तो कर देंगे तो 40, 100 माइनस 20 80 ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो केमिस्ट्री या फिर फिजिक्स पढ़ रहे हैं उस गिवन टाइम पे, जब दोनों अलग क्लासेस अलग अलग चल रही, अलग अलग टाइम पे चल रही। ये इसका आंसर होगा। मुझे विश्वास है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। ओके, ये क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बोला इन अ सर्वे ऑफ 700 स्टूडेंट्स इन अ कॉलेज 180 वर लिस्टेड एज ड्रिंकिंग लिम्का। 700 स्टूडेंट्स इन अ कॉलेज हैं टोटल, 700 बच्चे हैं। तो मैं समझ लेता हूँ 700 टोटल हैं, ठीक है, यूनियन के टर्म्स में यूनियन होंगे 700। 180 वर लिस्टेड एज ड्रिंकिंग लिम्का, 180 लिम्का पीते हैं, ठीक है जी। चलो एन ऑफ एल कर लेते हैं 180। 275 एज ड्रिंकिंग मिरांडा, एन ऑफ एम 275, and 95 were listed as both drinking limca as well as miranda। लिम्का और मिरांडा पीने वाले टोटल हमारे पास कितने हैं? 95। इंटरेस्टिंग। नाउ फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर ड्रिंकिंग नाइदर लिम्का नॉर मिरांडा। ये बहुत अच्छा सवाल है कि ना ही लिम्का पीते हो और ना ही मिरांडा पीते हो। तो ना को रिप्रेजेंट करने का तरीका चलिए बाद में लिख देंगे, पहले लिखते हैं नॉट लिम्का, पहले सिंपल भाषा में लिखते हैं
एंड नॉट मिरांडा। दोनों ही नहीं पीते हैं वो लोग मिरांडा, ठीक है। ये नॉट लिम्का को ही लिखने का तरीका है, लिम्का प्राइम या लिम्का बार, एंड को इंटरसेक्शन, मिरांडा नहीं का मिरांडा बार, ये तरीका होता है लिखने। ये बार, ये जो प्राइम लिखा है यही कॉम्प्लीमेंट होता है। उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आ रही होगी, और ये मैंने इससे पिछले वीडियो में बकायदा पढ़ाया है कॉम्प्लीमेंट। ओके, अब आज इसका यूज दिखाऊंगा मैं। तो देखिए कैसे हम इसको कैलकुलेट करेंगे। इसके लिए ही मैंने आपको ये बात पहले छोड़ दिया था और आपको बताया था कि ये आप कर लीजिएगा, ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है, ये आप लोगों ने किया नहीं होगा। ये देखिए, ये देखिए, ये वाला नाइदर ए इंटरसेक्शन नाइदर नॉर बी, ना ही ए एंड बी दोनों नहीं करेगा, दोनों नहीं, इसको हम लोग लिख सकते हैं ए यूनियन बी का होल प्राइम, ए यूनियन बी का होल प्राइम। और इसी तरह से यहाँ पे भी है, यहाँ यूनियन और उसका इंटरसेक्शन उल्टा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको डी मॉर्गन्स लॉ कहते हैं। दिस इज हाईली 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 इंपॉर्टेंट इन सेट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, अटमोस्ट इंपॉर्टेंट में से एक है ये। तो बोला गया है इसमें कि चला गया, ये रहा, ना ही लिम्का ना ही मिरांडा, इसी को हम लिख सकते हैं लिम्का यूनियन मिरांडा का होल नॉट। होल नॉट कहां से आया ये? डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ। मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें प्रूविंग रहेंगे काफी सारे सवालों के, वो आप जरूर रेफर कीजिएगा, जिसको भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा सीखना हो, जिसको भी कॉम्पिटिशन्स में सीखना हो, या जिसको भी सेट्स में मजा आएगा, जो चाहता है कि सच में वो सीखना चाहता है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, उसके लिए वो वीडियो होगा, आप जरूर देखिएगा। वो आपके मतलब का होगा और इस तरह के थ्योरम को वहां पे मैंने बकायदा प्रूव किया होगा। ओके, अभी तो सिर्फ फॉर्मूले के टर्म्स में बता दे रहा हूँ, वहां प्रूव रहेगा ये, ठीक है। अब देखिए मैं एक एक करके आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो मैंने ये एक्चुअली में फॉर्मूला ही आपको सिर्फ याद दिलाया है दोबारा, कि एक तो लिखते कैसे हैं और फॉर्मूला इसका क्या है, बस और कुछ नहीं किया है मैंने। ओके, अब मैं इसको जरा सा सॉल्व करता हूँ। देखिए मैं लिख लेता हूँ एल यूनियन एम को एक नाम दे देता हूँ टी, तो इसको लिखेंगे एन ऑफ टी का प्राइम। आप मेरे पुराने वीडियो को अगर देखेंगे तो उसमें मैंने बताया है कि ए यूनियन ए का प्राइम इक्वल्स टू यूनिवर्सल सेट होता है, यूनिवर्सल सेट, ये ध्यान रखिएगा। अब यूनिवर्सल सेट तो पूरा का पूरा सेट है। अगर एन ऑफ, अभी जस्ट मैंने बताया कि खाली हो, अगर कोई भी सेट खाली हो उसका अगर नंबर बताया जाए, जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं यहाँ पे, ए अगर एक खाली सेट है तो एन ऑफ ए कितना होगा आप बता सकते हैं? एन ऑफ ए का मतलब ये है कि इस खाली सेट में कितने लोग हैं, तो आप क्या लिखेंगे? 0। अभी जस्ट इससे जुड़ा हुआ चीज मैंने एक्सप्लेन किया। उसी तरह से अगर कोई सेट, अगर मान लेते हैं कोई यूनिवर्सल सेट है, पूरा यू है, यूनिवर्सल, यूनियन नहीं है, यूनिवर्सल सेट की बात कर रहा हूं, तो सेट है पूरा यूनिवर्सल, मतलब पूरा का पूरा। लेकिन अगर आपको एन ऑफ यू बोला जाएगा तो आप क्या लिखेंगे इसके लिए? अगर ये पूरा का पूरा सेट है तब तो आपको पता ही है कि क्या लिखना है, एन ऑफ यू का क्या मतलब है। लेकिन इसका सेंस के टर्म्स में है, जैसे ए यूनियन ए प्राइम इक्वल्स टू यूनिवर्सल होता है, मतलब कोई भी सेट और उसका कॉम्प्लीमेंट को अगर मिला देंगे तो पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। अगर इसी को हम इस तरह से लिखें, एन ऑफ ए यूनियन ए प्राइम इक्वल्स टू एन ऑफ यू, तो इसको अगर हमें लिखना होगा ना तो ऐसे लिखेंगे, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ ए प्राइम माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन ए प्राइम इक्वल्स टू एन ऑफ। मुझे विश्वास है कि ये तो आप बता ही सकते हैं, ये जस्ट अभी मैंने फॉर्मूला बहुत जगह, 2-3 जगह लगा दिया, ए यूनियन बी का फॉर्मूला लगाया। अब ए और ए कॉम्प्लीमेंट के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होता, हमेशा ही वो 0 होता है। ये मैंने लिख के भी दिखाया है पिछले वीडियो में, फिर से बता रहा हूँ,
ए और ए कॉम्प्लीमेंट के बीच में, क्योंकि ए कॉम्प्लीमेंट जो ए में नहीं होता है उसी को ए कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। तो ए कॉम्प्लीमेंट और ए में तो कुछ कॉमन होने का सवाल ही खत्म हो जाता है, कुछ भी नहीं रहता दोनों के बीच में कॉमन। सॉरी, मेरी वजह से नहीं देख पा रहे, मैं बार बार भूल जाता हूँ। तो ए एंड ए कॉम्प्लीमेंट जो होता है उन दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होता, फाई कॉमन होता। तो भाई एन ऑफ ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट के बीच में क्या कॉमन होगा? जीरो। मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी इसके बारे में बताया कि दो सेट के का इंटरसेक्शन अगर फाई है तो उसमें कितने नंबर ऑफ लोग होंगे? तो जीरो, कोई भी नहीं रहता है। तो ये हो गया। तो इस पूरे की जगह हम लोग क्या डाल देंगे? जीरो। अब लिखेंगे एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ ए प्राइम इक्वल्स टू, मतलब ये तो खत्म हो गया, जीरो ही है ये, इक्वल्स टू एन ऑफ यू। एन ऑफ यू को अगर हम वन मान लें, वन का मतलब यूनिवर्स मान लेते हैं, भाई सब कुछ का एक ही है, एक वन। जैसे प्रोबेबिलिटी में हर चीज को हम लोग वन मानते हैं, या आप नहीं अगर मानना चाहते हैं थोड़ी देर के लिए तो आप ऐसा लिख सकते हैं, एन ऑफ यू, so n of a complement equals to n of u minus n of a, या फिर n of a equals to n of u minus n of a complement। आप दोनों में से जो चाहे लगा सकते हैं। अगर आपने n of u को वन मान लिया, जो कि हम आगे चल के मानेंगे, अभी सीख लीजिए ये चीज। वन, वन का मतलब है कि सब कुछ है, इसमें कुछ भी मिस नहीं। वन का मतलब सिर्फ वो नंबर वन से नहीं है। वन का मतलब हम ये मान लेते हैं कि जैसे जीरो वन होता है ना, वन मतलब सब कुछ, जीरो मतलब कुछ भी नहीं। तो उसी तरह से एन ऑफ यू को अगर हम वन मान लें तो ये हो जाएगा, इस पूरे को लिखेंगे एन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू वन माइनस एन ऑफ ए, और एन ऑफ ए इक्वल्स टू वन माइनस एन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। ये आपको प्रोबेबिलिटी में जरूरत पड़ेगी, और एन का मतलब वहाँ पी से ही मैं बताना चाह रहा हूँ कि पी का रिप्रेजेंटेशन होगा। लेकिन फिलहाल ये वाला तो है ही, ये तो आप हमेशा ही यूज करेंगे, इसी का लॉजिक बिल्ट होता है आगे। ओके, तो देखिए मैं जो आपको बता रहा था वो ये था कि भाई इसको आपने एल यूनियन एम को टी मान लिया, तो टी प्राइम प्लस एन ऑफ टी इक्वल्स टू एन ऑफ यू होगा ना, यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। ये तो आप मानेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ। तो आगे बढ़ाने के लिए, अब ये पूरा मिटाना तो ठीक नहीं है, मैं थोड़ा ऊपर चला जाता, ज़्यादा बेहतर। तो देखिए कैसे हम लोग, मुझे क्या चाहिए था? नाइदर लिम्का नॉर मिरांडा, दोनों में से कुछ भी नहीं चाहिए था। उसको मैंने लिख लिया एल यूनियन एम का होल प्राइम। अब इस पूरे को अगर हमें लिखना हो, इस पूरे को, साइड हट जाता हूँ, तो देखिए ऐसे लिख सकते हैं, एल यूनियन एम को एन टी प्राइम लिख लिया मैंने, दिस इज इक्वल्स टू एन यू माइनस एन टी, है ना। तो मैं इसको लिख लूंगा एन यू एन ऑफ टी प्राइम इज इक्वल्स टू एन यू माइनस एन। एन यू का मतलब क्या होता है? एन यू का मतलब यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल मतलब जिस कॉन्टेक्स्ट में हम देख रहे हो। अब अगर यहाँ सर्वे 700 स्टूडेंट का हो रहा हो, 700, मैं दोबारा टी की जगह लगा देता हूँ एल यूनियन एम का होल प्राइम एन ऑफ यू माइनस एन ऑफ एल यूनियन एम। ठीक है, मैं दोबारा लिखता हूं एन ऑफ यू माइनस एन ऑफ एल प्लस एन ऑफ एम माइनस एन ऑफ एल इंटरसेक्शन एम। एन ऑफ यू, नाउ एन ऑफ यू क्या होगा यहाँ पे? एन ऑफ यू का मतलब पूरा का पूरा जितना भी हमने जिसके भी ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, सर्वे किया, यूनिवर्सल सेट। यहाँ पे स्टूडेंट के केस में क्या, यही तो आप मानेंगे ना कि 700 बच्चों का अगर हम लोगों ने सर्वे किया है तो 700 ही हमारा यूनिवर्सल सेट है। तो ये पूरा का पूरा 700 माइनस एन एल कितना है, मतलब पीने वाले कितने हैं? लिम्का, लिम्का पीने वाले हैं 180, मिरांडा पीने वाले कितना है? 275, दोनों पीने वाले कितने हैं? लिखा हुआ 95। कैलकुलेट कर लीजिए, 700 कितना होगा? 2, 300, 8 और 8, 16,
455, 455 माइनस 95, उसको सॉल्व करेंगे, कलर चेंज कर लेता हूँ। तो 700 माइनस 700 माइनस 455 माइनस कर लिया तो 40 और तो 360, तो दिस इज इक्वल्स टू 340। तो ये हमारा आ गया, दिस इज इक्वल्स टू n ऑफ L यूनियन m का होल बार। ना L यूनियन m का होल बार क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, जरा आ जाते हैं हम लोग, ये देखिए L यूनियन m का होल बार रिप्रेजेंट कर रहा था नाइदर लिम्का नॉर मिरांडा, है ना। उसी को हमने ये लिखा, डिमॉर्गन्स लॉ से लिखा, लेकिन है तो दोनों बराबर ही ना। अब इसको हम जैसे चाहे एक्सप्लेन कर लें, बट है तो दोनों इक्वल ही। तो नाइदर लिम्का नॉर मिरांडा को आप ऐसे लिख रहे थे, तो ये है नाइदर लिम्का नॉर मिरांडा की वैल्यू एक्चुअली में आपने निकाली है। तो ये रहा नाइदर लिम्का नॉर मिरांडा पीने वाले 340 बच्चे ऐसे हैं जो कुछ भी नहीं पीते हैं। नहीं, तो गलत हो गया, ये मैंने गलत कर दिया है शायद, एक मिनट। नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक है, कोई गलत नहीं है, ठीक है, 340 है। तो 340 है जो कि ना ही लिम्का पीते हैं और ना ही मिरांडा पीते हैं। तो मुझे विश्वास है कि ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। आप बार बार इसको ऊपर नीचे जा कर के देखेंगे 2 बार 3 बार, क्योंकि इसमें एक सवाल बनाने में मैंने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को इन्वॉल्व किया है। तो मैं कोशिश करूँगा कि इस सवाल को मैं एक बार दोबारा या इस तरह के बहुत सारे और सवाल को लेकर के मैं आपको बना के दिखाऊँ। आज के लिए इतना ही, बाय बाय एंड थैंक यू।